तो हमारे देश में आपने देखा होगा कि प्रवासी मजदूर एक बार फिर से पलायन कर रहे हैं और लगातार पिछले कई दिनों से ये तस्वीरें आ रही हैं जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। ये तस्वीरें देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आएंगी कि किसी भी राज्य की बात हो, लगातार प्रवासी जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, वो पलायन कर रहे हैं। लोग अपने अपने गांव, अपने अपने घरों में जाना चाहते हैं और इन सब लोगों के मन में ये डर है कि आगे चलकर कहीं लॉकडाउन ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए ये लोग जहां ये काम कर रहे हैं जिन शहरों में, अब वहां रुकना नहीं चाहते और जा रहे हैं। इसलिए इन सब लोगों को ध्यान में रखते हुए, इन तस्वीरों को ध्यान में रखते हुए, आज जो सबसे बड़ी बात हम देश के लोगों से कहना चाहेंगे, इन लोगों से भी कहना चाहेंगे, वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये साफ कर दिया है, स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प होगा। और लॉकडाउन, उन्होंने एक तरीके से ये कहा है कि लॉकडाउन की नौबत ना ही आए तो अच्छा है, और सरकार लॉकडाउन चाहती भी नहीं है। इसलिए अब हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जो तस्वीरें हैं और ये जो पलायन है ऐसा, ये अब प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद रुक जाएगा। ये लोग जहां हैं वहीं रहेंगे, वहीं काम करते रहेंगे, आजीविका कमाते रहेंगे और वहीं इन्हें इनकी वैक्सीन भी मिलेगी। अब आज आपको आज के कुछ ताज़ा कोविड के अपडेट दे देते हैं। कुछ बड़ी बातें हुई हैं, कुछ बड़ी खबरें हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपके जीवन पर भी असर पड़ेगा। आज की एक बहुत बड़ी घटना तो ये है कि आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐलान किया है कि वो 18 साल से ऊपर के अपने तमाम लोगों को, जितने भी लोग 18 साल से ऊपर के उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उन सब को मुफ्त में वैक्सीन लगवाई जाएगी। किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको याद होगा, केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही इस श्रेणी के लोगों को वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी थी और बताया था कि ये वैक्सीन राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों द्वारा लगवाई जाएगी। यानी अब 18 से 45 साल तक के लोग राज्य सरकारों द्वारा वैक्सीन लगवाएंगे और उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने 18 साल से ऊपर के लोगों को, इस श्रेणी के लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का वादा किया है, आश्वासन दिया है। इसे आप वैक्सीन पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, वैक्सीन गवर्नेंस भी कह सकते हैं, आप जो चाहे वो नाम दे सकते हैं, वैक्सीन वेलफेयर भी कह सकते हैं, वैक्सीन की योजना भी कह सकते हैं, क्योंकि आज जान है तो जहान है। सबसे जो कीमती चीज़ है इस समय वो है आपकी जान, और राज्य सरकार इसमें मदद करेगी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने सबसे पहले ये ऐलान कर दिया है कि वो अपने राज्य में रहने वाले तमाम 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन मुहैया कराएगी। अब इससे ये होगा कि बाकी के जो राज्य सरकारें हैं देश की, उन पर भी अब ये दबाव पड़ जाएगा कि वो भी योगी आदित्यनाथ की तरह अपने राज्य में 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाएं। अगर उन्होंने नहीं पहुंचाई तो वहां के लोग उनसे सवाल करने लगेंगे और ये कहने लगेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार अपने यहां 20 करोड़ लोगों की जहां जनसंख्या है, अगर इतनी बड़ी जनसंख्या को मुफ्त में वैक्सीन दे सकती है तो फिर आप अपने राज्य में क्यों नहीं दे सकते। तो अब आगे चलकर यह भी होगा। लेकिन यह एक बहुत बड़ा ऐलान है, खास तौर पर हमारे वो दर्शक जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं उनके लिए, कि उन्हें अब मुफ्त में यह वैक्सीन मिलेगी किसी भी 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को, 18 से 45 साल के बीच। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने 3 बड़ी बातें बताई हैं। पहली ये कि देश में ऑक्सीजन और दवाइयों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि लगातार आप ये पढ़ रहे होंगे मीडिया में, अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पर कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, दवाइयों की कमी हो गई है। तो आज उन्होंने कहा है कि ना तो दवाई की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है। दूसरा ये कहा कि पहली लहर की तुलना में कोरोना से होने वाली मौतों की दर 1.18% हो गई है, जो पहले से कम है। यानी पिछली लहर जब आई थी कोरोना की, पहली लहर, उसमें मृत्यु दर ज्यादा थी और दूसरी जो लहर आई है, जो अब चल रही है, इसमें मृत्यु दर कम है। तो बहुत सारे लोग जो ये कह रहे थे कि अभी दूसरी लहर में ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है, उसको उन्होंने बात को के बारे में अपना स्पष्टीकरण दिया है कि मृत्यु दर इस बार कम है। तीसरी बात यह कि इस समय कुल मरीजों में से केवल 1.75% मरीज ही आईसीयू बेड्स पर हैं, यानी उन्हें ही आईसीयू में भर्ती करने की जरूरत पड़ी है, 0.25% मरीजों को, और सरकार आईसीयू बेड्स की संख्या और बढ़ाने पर काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने और आज क्या कहा, यह भी आप सुनिए।
इतनी ज़्यादा विषम परिस्थिति विकसित होने के बावजूद हमारा जो फैटालिटी रेट है वो आज 1.18%, 1.18, यानी वो हमारा फैटालिटी रेट लगातार कम हो रहा है। और बल्कि मैं आज देख रहा था कि अगर देश में परसों 1.93% लोग आईसीयू बेड्स में थे तो आज 1.75% हैं। और अगर परसों वेंटिलेटर पर 0.40% परसों भी थे, आज भी 0.40% हैं। और इसी प्रकार से ऑक्सीजन के सपोर्ट से जो पेशेंट्स देश में परसों थे वो 4.29% और आज 4.03%। यानी ये विषम परिस्थितियों में भी आप सबके सहयोग से, स्टेट गवर्नमेंट्स की मदद से, हेल्थ डिपार्टमेंट के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, इन सब चीज़ों की मदद से हम स्थिति के ऊपर एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल मेंटेन करने की स्थिति में है। इस सब के बावजूद यह भी अति आवश्यक है कि हमें जिस तेज़ी से ये सर्ज हो रहा है, आज की परिस्थिति में भी देश के लोगों के लिए बेहतर से बेहतर सुलभ ढंग से उपलब्ध सुविधाएं सब जगह पर क्रिएट करना और ये सुनिश्चित करना कि जिसको अस्पताल में एडमिशन की ज़रूरत है उसको हम अस्पताल में एडमिट ज़रूर करें, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसके लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं, जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है उसके लिए वेंटिलेटर उपलब्ध कराएं, और जिसको अस्पताल में ऑब्जर्वेशन के लिए रखना ज़रूरी है वो ज़रूर मिनिमम हम करें। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली में बैठकर देश के स्वास्थ्य मंत्री ये दावा कर रहे हैं, जो अभी अभी आपने सुना, वो कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, दवाइयों की कमी नहीं है। लेकिन आज उसी दिल्ली में बैठकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के मुखिया यानी अरविंद केजरीवाल वो ये कहते हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में अब इतनी ही ऑक्सीजन बची है कि वो सिर्फ 6 से 12 घंटे तक ही चल पाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़कर केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए आज मदद मांगी है। इससे पहले जब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई तो केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। यानी दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली सरकार का पक्ष अलग है और केंद्र सरकार का पक्ष अलग है। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। अब जनता किस पर विश्वास करे? भारत के स्वास्थ्य मंत्री पर विश्वास करे जो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, या दिल्ली के मुख्यमंत्री पर विश्वास करें जो ये कह रहे हैं कि बस कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। और इस समय दिल्ली का जो हाल है, हमें लगता है कि वो दिल्ली के लोगों को ही अब ज़्यादा बेहतर पता होगा। दिल्ली में जिस तरह से तेज़ी से कोरोना के मामले बढ़े हैं और इस स्ट्रेन में लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। तो ऐसे में दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन सेंट्रल ने दे रखी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा फिक्स करती है हर एक राज्य का, तो पहले जितनी ऑक्सीजन दिल्ली को दे रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे अब दिल्ली का काम नहीं चल रहा। हमने पिछले एक हफ्ते से बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए, मरीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उस पर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और आज हमारे साथ स्थिति यह है कि दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे की, 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है। और इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में करीब 16-17 हज़ार मरीज़ अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। और अगर अगले 10 घंटे में, 12 घंटे में या 8 घंटे में उन अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो हॉस्पिटल्स मरीज़ों का इलाज कैसे करेंगे? क्योंकि कोरोना में ऑक्सीजन लगाना सबसे बड़ा ट्रीटमेंट साबित हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्शन ले रही है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को इधर डाइवर्ट कर रहे हैं, और उसमें 2-3 दिन लगेंगे। 2-3 दिन में प्रॉब्लम कोई ना कोई सॉर्ट आउट हो जाएगी। पर अभी एक्यूट शॉर्टेज है जिसका समाधान हम सबको निकालना होगा किसी न किसी तरीके से, अदरवाइज ये पेशेंट के लिए घातक साबित हो सकती है। अभी हमारे पास अगले 6-7 घंटे के लिए है, 6 घंटे के लिए समझो।
ज़्यादा फिर एक्चुअली क्या होगा कि 4 घंटे बाद प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाएगा, हमें वेंटिलेटर चलाना मुश्किल हो जाएंगे। तो उसके लिए फिर मैनुअल करना पड़ता है या सिलेंडर से वो पूरा नहीं पड़ता है, फिर वो मुश्किल हो जाती है। पर 5-6 घंटे बाद ऑक्सीजन रहेगी नहीं, इसलिए हमें इस वक्त बहुत जरूरी है कि हमें मिनिमम 5000 लीटर ऑक्सीजन चाहिए पर डे। नहीं पर डे नहीं, पर रनिंग फॉर नाइट, ओवरनाइट। हाँ हमें पर डे चाहिए। बिटवीन सार सेफ्टी फैक्टर से चाहिए बिटवीन 9000 to 10,000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन चाहिए हमें। ये डॉक्टर राणा थे जिन्हें अभी आपने सुना। ये दिल्ली में एक बहुत बड़ा अस्पताल है जिसका नाम है डॉक्टर गंगाराम अस्पताल, और ये उस अस्पताल के प्रमुख हैं और वो ये बात कह रहे थे, इसलिए हमने आपको सारे पक्ष दिखा दिए, सुना दिए। दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि हमारे यहाँ कोरोना वायरस पर भी पॉलिटिक्स होती है और खुलकर पॉलिटिक्स होती है। अगर आप नज़र डालें तो इस दुनिया में जो ऐसे देश हैं जिन्होंने कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त की है, वो देश हैं जहां पर कोरोना पर कोई राजनीति नहीं हुई, जिनमें सबसे बड़ा नाम है इजराइल का। इजराइल में तो अब लोगों को मास्क हटाने के लिए कह दिया गया है, अब वहां मास्क पहनना भी अनिवार्य नहीं है। और इजराइल कैसे जीता आप सोचिए। इजराइल में कोरोना वायरस को लेकर कोई भी राजनीति नहीं हुई। यहां तक कि आप हैरान हो जाएंगे, इजराइल में तो बहुमत वाली सरकार भी नहीं है। वहां पर एक इमरजेंसी सरकार है, जिसको आप कह सकते हैं जो अस्थाई सरकार है, जो इस दौरान लगातार काम करती रही। और फायदा यह हुआ कि वहां किसी भी नेता ने कोरोना वायरस को लेकर कोई राजनीति नहीं की। ब्रिटेन ने भी शुरुआत में उनकी हालत इतनी खराब थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी अब बाहर निकल रहे हैं। उसका भी बड़ा कारण यह है कि वहां के भी किसी नेता ने इस पर कोई राजनीति नहीं की। जिस देश में सबसे बुरी हालत थी, यानी अमेरिका, अगर आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि शुरुआत में ही अमेरिका में कोविड जो था, कोविड-19, इसे लेकर राजनीति भी हुई और चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, और इसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप वहां पर हार भी गए। और जब वहां यह राजनीति चल रही थी आपस में, उसकी वजह से ही आपको याद होगा अमेरिका को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। चीन की अगर आप बात करें तो चीन में तो हालांकि वहां के नंबर्स पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कहा यह जाता है कि चीन ने भी पूरी तरह काबू पा लिया। वो इसलिए क्योंकि वहां भी राजनीति करना संभव ही नहीं है वहां तो। इसलिए अब भारत एकमात्र ऐसा बड़ा देश बचा है जहां पर कोरोना वायरस को लेकर जबरदस्त राजनीति हो रही है, हर राज्य में हो रही है, और उसका नतीजा यह है कि इसका पूरा नुकसान लोगों को हो रहा है। आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन बनाने वाली प्राइवेट कंपनियों के साथ एक बैठक की, और इस बैठक से पहले सरकार ने आज पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 3000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है और बायोटेक को 1500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। ये दोनों कंपनियां ही कोविशील्ड और कोवैक्सीन बना रही हैं, और सरकार ने एडवांस के रूप में कुल मिलाकर 450 करोड़ रुपए इन दो कंपनियों को दे दिए हैं। माफ कीजिएगा, 4500 करोड़ रुपए इन दो कंपनियों को सरकार ने मिलाकर दे दिए हैं। 4500 करोड़ रुपए इन दो कंपनियों को दे दिए। यहां पर हम ये स्पष्ट कर दें कि ये राशि जो दी गई है ये ग्रांट यानी अनुदान के तौर पर नहीं दी गई है। सरकार ने कहा है कि इस पैसे से ये कंपनियां वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाएंगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जुलाई के महीने तक कोविशील्ड की 20 करोड़ डोज उपलब्ध कराएगा। तो आप इतना मानकर चलिए कि जुलाई तक यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 20 करोड़ डोज बनाने लगेगा, जबकि भारत बायोटेक जुलाई तक 9 करोड़ वैक्सीन की डोज का उत्पादन करेगा, और वैक्सीन की एक डोज की कीमत 150 रुपए ही होगी, जिसको कि आज प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन है जो सिर्फ 150 रुपए में मिल रही है। और सरकार ने ऐलान उस फैसले के बाद किया है जिसमें 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को 1 मई से वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी गई है, क्योंकि अब वैक्सीन की डिमांड बढ़ जाएगी, ज्यादा वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी अगर आप अप्रैल में है, मई आने वाला है, मई, जून, जुलाई 3 महीना लगेगा, लेकिन 3 महीने के बाद ये दोनों ही कंपनियां करोड़ों की संख्या में वैक्सीन बनाने लगेंगी, और ये इतनी संख्या होगी कि हमारे जैसे देश की जितनी इतनी बड़ी आबादी है उसके लिए भी ये पर्याप्त होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.